इंतजार इंतजार इंतजार। केदारनाथ चुनाव के कैंडिडेट का कितना इंतजार, लेकिन क्या आज ये इंतजार खत्म होने वाला है? बीजेपी कांग्रेस ने अपने अपने महारथियों के नाम तय कर दिए हैं। जो दौड़ में सबसे आगे थे, क्या वो दौड़ में अब पीछे हो गए हैं? क्या बीजेपी नया और सरप्राइज पैकेज लाने वाली है? कांग्रेस में किसका नाम आ सकता है? उत्तराखंड में धार्मिक उन्माद क्यों बढ़ रहे हैं? उत्तरकाशी बवाल पर क्या क्या अपडेट है, आइए बात करते हैं इन सब टॉपिक्स पर आज के इस वीडियो में। इसलिए आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर और कमेंट भी करें। केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस से प्रत्याशी कौन कौन होंगे, इसका इंतजार काफी लंबा हो चुका है। न तो बीजेपी अपने पत्ते खोलने को तैयार है और न ही कांग्रेस अपनी रणनीति को जग जाहिर करने को तैयार है। ऐसा लगता है कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में खड़ी हैं और एक दूसरे से कह रही हैं कि पहले आप। आज 26 नवंबर हो चुकी है और 3 दिन के बाद यानी कि 29 नवंबर को नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख है। अभी तक कैंडिडेट का कोई अता पता नहीं है। ये राष्ट्रीय पार्टियां बड़ी ही तेज भी होती हैं। ऐसा तब किया जाता है जब इन्हें डर हो कि कहीं एक को टिकट देने के बाद 2-4 नाराज न हो जाएं और बगावती तेवर न दिखा दें। इसीलिए भी टिकट देने में देरी की जा सकती है और आखिरी समय पर कैंडिडेट के नाम का ऐलान किया जाता है ताकि किसी के पास ज्यादा सोचने और समझने का कोई वक्त ही न रहे। लेकिन जिस प्रत्याशी ने लड़ना ही होगा वो भी तो इनसे एक कदम आगे होगा और अपनी पूरी तैयारी करके वो भी बैठा होगा। अब टिकट किसे मिल रहा है, इस पर केदार घाटी से लेकर देहरादून तक और दिल्ली तक जगह जगह पर चर्चाएं चल रही हैं। जिसके समझ में जो आ रहा है वो उसको टिकट दिलाने पर उतारू है। लेकिन अब लगता है कि आज आखिरी दिन है, जितनी चर्चाएं करनी है कर लीजिए, कल तस्वीर साफ हो जाएगी। और सिर्फ बीजेपी की ही नहीं बल्कि कांग्रेस के भी उम्मीदवारों की घोषणा कल हो सकती है। और परसों यानी कि 28 नवंबर को नामांकन की डेडलाइन से एक दिन पहले दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के कैंडिडेट अपने अपने नॉमिनेशन भी भर सकते हैं। अब क्योंकि आखिरी चर्चा है तो आखिरी चर्चा हम भी कर लेते हैं इस वीडियो में कि क्या क्या चल रहा है। बीजेपी में प्रबल दावेदारों के कुछ नाम तेजी के साथ चले और तेजी के साथ उतर भी गए। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि केदारनाथ के लिए बीजेपी एक सरप्राइज पैकेज भी लेकर के आ सकती है। पार्टी संगठन की ओर से डैमेज कंट्रोल करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो भी चल रही है। बहुतों से बातचीत भी की जा रही है। कुछ दिन पहले हमने उन नामों पर चर्चा की थी जो पैनल में शामिल थे, जिनको दिल्ली भेजा गया था। एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा देते हैं वो कौन कौन से नाम थे। आशा नौटियाल, कुलदीप आजाद नेगी, कुलदीप रावत, ऐश्वर्या रावत, चंडी प्रसाद भट्ट, कर्नल अजय कोठियाल। ये महत्वपूर्ण और प्रबल नाम थे। अब लगता ऐसा है कि इनमें बहुतों का दावा तो कमजोर हो गया, लेकिन लगता है कि इन्हीं में से 2-3 नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर पार्टी का आशीर्वाद किसी एक के ऊपर बरस सकता है। जानकारों की माने तो पार्टी अपने कैडर का फैक्टर सबसे पहले देख रही है। संगठन से जुड़े नेताओं को प्राथमिकता देने की बात हो रही है। ये सबक भाजपा ने बद्रीनाथ और मंगलौर के उपचुनाव से सीखा है, जहां पर उन्हें हार मिली। इन चेहरों को अगर आप देखेंगे तो संगठन और मूल भाजपा गोत्र के नेताओं की छटनी आप आसानी से कर सकते हैं। अब इन दावेदारों को देखते हैं और इनके पीछे जो जो फैक्टर बताए जा रहे हैं या फिर कहे जा रहे हैं वो भी जानते हैं। आशा नौटियाल ये पूर्व विधायक रही हैं। पिछली बार इनको आश्वासन दिया गया था, इसीलिए चुनाव पिछली बार नहीं लड़ी थी। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। केदारनाथ में पार्टी की पुरानी कार्यकर्ता और नेता रही हैं आशा नौटियाल। कुलदीप आजाद नेगी ये युवा है, शिक्षित है, ये भी संगठन से लंबे समय से जुड़े रहे। दिल्ली में पार्टी संगठन के साथ साथ कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ इन्होंने काम भी किया है, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। केदारनाथ में पार्टी के लिए एक फ्रेश फेस भी हो सकते हैं। डैमेज कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेटेजिकली मूव भी बन सकते हैं, यानी कि जिसे रणनीतिक कदम कहा जाता है। और आरएसएस में इनकी गहरी पकड़ और संबंध बताए जाते हैं। बल्कि कुलदीप आजाद नेगी बचपन से ही आरएसएस में पले बड़े हैं, ये भी उनके बारे में कहा जाता है। कुलदीप रावत ये भाजपा में नए हैं, लेकिन निर्दलीय लड़कर भी अपना एक जनाधार बना चुके हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जिताऊ उम्मीदवार भी हो सकते हैं। ऐश्वर्या रावत इनकी माताजी बीजेपी से विधायक जरूर रही हैं, लेकिन ये खुद बीजेपी के लिए अभी नई कैंडिडेट हैं। इनके पक्ष में एक ही बात है कि वो शैला रानी रावत की बेटी है और खुद भी वो ये कह चुकी हैं कि परिवार के आधार पर ही उनकी दावेदारी मजबूत है। चंडी प्रसाद भट्ट भी बीजेपी संगठन से जुड़े हुए हैं। कर्नल अजय कोठियाल इन्होंने केदारनाथ में पुनर्निर्माण के कार्य तो किए थे, लेकिन बीजेपी के लिए कर्नल कोठियाल भी नए ही हैं। ये आम आदमी पार्टी के सीएम फेस रह चुके हैं और कुछ समय पहले ही भाजपा में शामिल हुए हैं। यानी कि इस लिस्ट में 3 नाम ऐसे नजर आ रहे हैं जो कि पार्टी मूल और संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। सोशल मीडिया पर यह भी चर्चाएं हो रही हैं कि ऐश्वर्या रावत और कुलदीप रावत का नाम जिस तरह से दावेदारी के लिए तेजी के साथ चला था वो अब कमजोर होता जा रहा है। और इसके पीछे एक ही फैक्टर बताया जा रहा है, वो है कि पार्टी बद्रीनाथ की तरह यहाँ पर नहीं करना चाहती है कैंडिडेट के मामले में, जिससे उनका मूल कैडर मायूस हो सके। इसीलिए भी टिकट में देरी हो रही है। अब आशा नौटियाल या कुलदीप आजाद नेगी या फिर इनमें से कोई और नाम, क्या बीजेपी कोई सरप्राइज देने वाली है या जिसको आप नहीं सोच रहे हैं उसी को टिकट दे देगी? ये तो कल पता चलेगा, क्योंकि कल बीजेपी घोषणा कर देगी कि उनका कैंडिडेट कौन है और परसों उनका कैंडिडेट नॉमिनेशन भी कर लेगा। दूसरी तरफ कल रुद्रप्रयाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। जयदीप बर्तवाल ये भी भाजपा के नेता है, गढ़वाल विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं। इन्होंने भी खुद को दिवंगत विधायक शैला रानी रावत का धर्मपुत्र बता करके टिकट की दावेदारी पेश की है।
इनका कहना है कि यदि भाजपा शैला रानी रावत के परिवार में से किसी एक को टिकट देना चाहती है तो मैं भी उनका धर्मपुत्र रहा हूं, पिछले 30 सालों से उनके साथ साई की तरह रहा हूं। शैला रानी रावत के लिए उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का बलिदान दे दिया, ये भी उनका दावा है। वो ये भी कह रहे हैं कि शैला रानी रावत चाहती थी कि जयदीप बर्तवाल एक दिन विधायक बने, लेकिन क्योंकि शैला रानी रावत जीवित थी इसलिए ये संभव नहीं था, इसीलिए मैं भी परिवार वाले फैक्टर पर अपना दावा पेश कर रहा हूं। इसके अलावा शैला रानी रावत के परिवार के ऊपर कई तरह के गंभीर आरोप भी उनके द्वारा लगाए गए, जिससे एक भूचाल सी स्थिति भी है। तो परिवार के आधार पर दावेदारी करने वाले ये दूसरे दावेदार बन गए हैं। लेकिन कल की इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐश्वर्या रावत के लिए केदार घाटी में मुसीबत भी बन सकती है। उन्होंने आखिरी समय में पूछा, जयदीप तुम्हें क्या चाहिए? मुझे फ्लैट चाहिए, तुम्हें मेरा स्कूल चाहिए। मैंने मम्मा मुझे आप चाहिए, आपके लोग चाहिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे हाथ जोड़ के कहा, अब मैं और सहन नहीं कर पा रही हूं, मैं अब नहीं रह सकती। और उनका जाना मेरे लिए जो है बहुत बड़े सदमे की तरह। मेरे पास शब्द नहीं है कि वो जिंदगी का मेरे लिए कितना दुख का दिन था। मेरे अगर इस तरह भावुक होने से वो वापिस आ जाती तो मैं तो शायद पता नहीं रोज कितनी बार भावुक हो जाता। अब वर्तमान परिस्थितियों में मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि उनके परिवार के एक सदस्य के तौर पे चूंकि मैं रहा, आज मैं केवल यहां पर यह कहने आया हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी परिपाटी में यह कहा जा रहा है कि एक परिवार के तौर पर ऐश्वर्या को टिकट दिया जाए, तो मैं निश्चित रूप से इस चीज का भी समर्थन करता हूं कि भाई वो उनकी बेटी है, स्वाभाविक दावेदारी है, खून का रिश्ता है, और भारतीय जनता पार्टी परापाटी रही है। जगह जगह जहां पर हमारे विधायक जो दिवंगत हुए हैं, उन लोगों के परिवार में से किसी को टिकट दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, परिवार में से। तो मैं भी तो मम्मा का परिवार हूं। बोलने वाले तो यहां कई लोग हैं, 35 साल वाले हैं, 40 साल वाले हैं। मैं भी तो मम्मा का हनुमान हूं, मैं भी तो मम्मा के साथ गिलहरी की तरह चला हूं। तो मेरा कहना यह है, यह मम्मा का सपना था कि कभी जयदीप विधायक बनेगा तो मुझसे ज्यादा दबंग विधायक बनेगा, मुझसे ज्यादा कर्मशील विधायक बनेगा। अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस में कल दिल्ली से एक तस्वीर सामने आई जिसमें गणेश गोदियाल और करण महारा फोटो खिंचवा रहे थे। हालांकि इनके साथ कई और नेता भी थे, जो कि कुमारी शैलजा कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी से वहां पर मिले थे। एक मीटिंग वहां पर हुई थी और संदेश देने की कोशिश की गई थी कि सब कुछ सॉल्व हो चुका है, हम साथ साथ हैं। दिल्ली में कांग्रेस की मीटिंग हुई और हो न हो कि कल कांग्रेस भी अपने पत्ते खोल दे। कांग्रेस के पैनल में 3 नामों का जिक्र हुआ है, जिनमें मनोज रावत प्रबल दावेदार हैं, कुंवर सजवाण हैं और लक्ष्मण रावत है। हालांकि हरक सिंह रावत के नाम पर भी दिल्ली में चर्चा हुई है, वो नाम भी सरप्राइज पैकेज वाला ही रहेगा। खबरें तो ये भी चल रही हैं कि बीजेपी के भी कुछ दावेदार कांग्रेस के संपर्क में हो सकते हैं। क्या कांग्रेस ये वाला सरप्राइज देगी? ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि यहाँ गिने चुने नाम ही है, जिनमें भी मनोज रावत का नाम सबसे प्रबल बताया जा रहा है और हरक सिंह रावत का नाम सरप्राइज पैकेज रहेगा। तो कल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही घोषणा कर सकती है अपने अपने कैंडिडेट्स की। जब घोषणा होगी तो तब जाकर के उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे और केदारनाथ का ये ऐतिहासिक चुनाव उसी दिन के साथ शुरू हो जाएगा। मंदिर, मस्जिद और धार्मिक उन्माद। उत्तराखंड में कुछ समय पहले तक ये चीजें ना के बराबर थी, लेकिन आजकल पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक धार्मिक उन्माद की खबरें सामने आ रही हैं। अब इन घटनाओं पर प्रश्न चिन्ह भी उठने लगे हैं। क्या देवभूमि उत्तराखंड के माहौल को जानबूझकर खराब करने की कोशिश की जा रही है, या फिर किसी पॉलिटिकल एजेंडे के तहत ये सब चीजें हो रही हैं? चमोली और देहरादून के बाद अब उत्तरकाशी में भी बवाल हुआ। यहाँ पर एक मस्जिद को लेकर के हिंदू जनाक्रोश रैली निकाली जा रही थी, जिसमें पथराव हो गया और भारी बवाल हो गया। इस पथराव में लोग घायल भी हुए हैं। कुछ पुलिसकर्मी तो ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। रैली में बवाल मचाने के लिए पुलिस ने 200 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। रैली का नेतृत्व कर रहे 8 लोगों को नामजद किया गया है। अब विवाद क्यों हुआ, जरा वो समझिए। ये विवाद एक मस्जिद को लेकर के हुआ, जिसे कुछ लोग अवैध बता रहे थे। लेकिन ये मस्जिद यहाँ पर कोई 4-6 महीने पहले नहीं बनाई गई थी, बल्कि उत्तरकाशी की ये मस्जिद 55 साल पुरानी मस्जिद है। 2 महीने पहले इस पर विवाद होना शुरू हुआ और कुछ लोगों ने इसे अवैध बताना शुरू कर दिया। फिर मस्जिद के खिलाफ एक रैली तय की गई। इसी बीच कुछ संगठनों ने आरटीआई लगा करके जानकारी मांगी और उसी जानकारी को दिखा करके ये कहा कि भाई ये जो मस्जिद है वो तो अवैध रूप से बनाई गई है। ये कहा गया कि मस्जिद सरकारी भूमि पर बनी और अवैध बनी है। लेकिन प्रशासन ने भी इसको लेकर के स्थितियां स्पष्ट की हैं और बताया है कि मस्जिद का निर्माण सरकारी भूमि पर नहीं बल्कि निजी भूमि पर किया गया है। यहाँ तक कि 21 अक्टूबर को जिला प्रशासन ने दोबारा से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये बताया कि मस्जिद सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बने होने की जो जानकारियां फैल रही हैं वो भ्रामक जानकारियां, इनको भ्रामक बताया और इसको लेकर के स्थिति स्पष्ट की। जो विरोध कर रहे हैं वो ये बात मानने को तैयार नहीं है।
1969 में बनी इस मस्जिद की जमीन एक समुदाय के व्यक्ति ने दूसरे समुदाय के 7 व्यक्तियों को बेची थी। 2005 में जमीन का दाखिला खारिज भी किया गया, लेकिन 2 महीने पहले इस पर विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद रैली हुई, रैली में बवाल हुआ और उसके बाद मुकदमे और तनाव बना रहा। बाजार बंद है, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ रहा है। इसके खिलाफ भी कई संगठन विरोध जता रहे हैं। जो उपद्रवी थे, पुलिस उन पर दंगारोधी कानून भी लगाएगी। कुछ दिन पहले देहरादून में भी ऐसा ही हुआ था। वहां पर भी 2 प्रेमी मिलने पहुंचे थे और उसके बाद न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान, 2 समुदाय के लोग आपस में टकरा गए, घंटाघर जाम हो गया। उनको सशर्त परमिशन प्रशासन द्वारा दी गई थी, उसमें इनका रूट डिसाइडेड था, समय भी डिसाइडेड था। तो वो उस रूट से न जा करके दूसरे रूट से जाने के लिए बैरियर पर काफी देर तक हुज्जत करते रहे। उसमें पुलिस वालों ने उनको बहुत पेशेंटली उनको रोका। कुछ उसी प्रदर्शनकारियों में से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसपे फिर हल्का बल प्रयोग करके उनको वहां से तितर-बितर करना पड़ा। इसमें हमारे कुछ पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं, कुल 8 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। कम से कम उत्तराखंड में धार्मिक उन्माद की परिपाटी इतिहास में देखी नहीं गई है। अब हो रही है तो इस पर डबल इंजन की सरकार को भी चिंतन मनन करने की जरूरत है, क्योंकि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, जानना जरूरी है। बहरहाल आपका क्या कुछ कहना है इन तमाम खबरों को लेकर के, इन टॉपिक्स को लेकर के? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, और उम्मीद करते हैं कि आज और कल में भाजपा कांग्रेस वालों का ये लंबा इंतजार खत्म हो जाए और उनके कैंडिडेट उनके सामने आ जाएं। उसके बाद केदारनाथ का ऐतिहासिक चुनाव शुरू होगा। नमस्कार।